ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन जी, मैं चाह रहा हूं थोड़ा ये 13 सीटों के बाई इलेक्शन से शुरू करिएगा। बंगाल में 4 सीटें हैं, बाकी जगह जैसे मैंने बताया बिहार में 1 है, तमिलनाडु में 1, मध्य प्रदेश में 1 है, उत्तराखंड 2, हिमाचल 2, पंजाब 2। कुछ आपकी दिलचस्पी रहेगी जानने में कि कहां क्या होता है, थोड़ा पता लगाएं इन राज्यों में। देखिए माना कि ये ठीक बात है कि उपचुनाव जो होते हैं वो बहुत कुछ एकदम से बदल देंगे और संयोगवश जिन भी राज्यों में है ये, तो उसमें न विधानसभा के नंबर पर कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा और लोकसभा से तो खैर उसका लेना देना कोई होता ही नहीं है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं होता हूं कि नंबर्स को देखना ही नहीं चाहिए। उपचुनाव तो यूं ही होते हैं। उपचुनाव बहुत कुछ बताते हैं और मैं आपको बताऊं कि अगर ध्यान कराऊं, मैं अभी 10 विधानसभा के उपचुनाव होंगे आगे, उत्तर प्रदेश वाले, वो जब होंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको मैं पुराना वाला याद दिलाता हूं, जो घोसी का उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश ने, उसने बहुत कुछ एक तरह से कहे कि संकेत दिया था। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी भी दी थी। वो दारा सिंह चौहान आए थे भाजपा में, भाजपा से पलट के सपा में, सपा से पलट के फिर भाजपा में, और जिस सीट पे वो विधायक चुनी गए थे उसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको लड़ा दिया था। वो बड़े बड़बोलेपन में रहते थे और उनको सुधाकर सिंह ने हराया। सुधाकर सिंह राजपूत वहां बहुत है नहीं, फिर भी वो हरा दिया। तो वो एक संकेत था भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि पूरब की सीटों पर उस तरह के संकेत को भी भाजपा ने बहुत अच्छे से नहीं समझा। ये एक मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। अब जो अभी जो 13 सीटें हो रही हैं, देखिए अब पंजाब में है तो बड़ा रोचक है। वहां फिर से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अकाली, इस तरह का मुकाबला होगा तो रोचक निश्चित तौर पर होगा। अभी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का साथ सबने छोड़ दिया है, अरविंद केजरीवाल जिस अवस्था में है, उनको उपचुनाव जीतने से ताकत मिलेगी। अगर हम मैसेज के तौर पर देखें तो फिर से थोड़ा सा कुछ तो ताकत मिलेगी। पश्चिम बंगाल बड़ा रोचक है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें भी हैं उन उपचुनाव में। इसमें अगर आप देखें तो जो सीटें हैं वो कैसी हैं? वो सीटें वो हैं कि एक पार्टी से दूसरी में गए, चुनाव लड़े, हार गए और फिर विधानसभा लड़ रहे हैं। जैसे रायगंज सीट है तो बीजेपी एमएलए कल्याणी, कृष्णा कल्याणी, वो तृणमूल कांग्रेस में, वहां टिकट मिला, लोकसभा हार गए, फिर वो कार्तिक पाल से फिर से लड़ रहे हैं। तो ऐसे ही दूसरी सीटें भी हैं। तो क्या जो लोग ये पलट के गए थे वो लौट के आ पाएंगे? अगर वो लौट के आ जाते हैं तो उस जगह पर ताकत दिखेगी। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ताकत बहुत ज्यादा है, ये सब जानते हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। बद्रीनाथ की एक सीट बड़ी रोचक होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से रोचक होगी, क्योंकि इस सीट पर जो कांग्रेस के एमएलए हैं वो पाला बदल के आए हैं। ये भी समझिए, राजेंद्र भंडारी चले आए हैं भाजपा में, अब उनको भाजपा ने दे दिया है। अभी 5 की 5 लोकसभा जीती है, तो यहां समझ में आएगा कि क्या स्थिति है। तो जिसको हम कहते हैं ना कि उपचुनाव कोई परिणाम भले नहीं बदलते, लेकिन उपचुनाव से संकेत मिलता है, और उपचुनाव बिना किसी मोमेंटम, बिना किसी लहर के होता है। तो मेरा मानना है कि उनका परिणाम बहुत कुछ असर डालेगा। अब जैसे हिमाचल प्रदेश है, वहां मुख्यमंत्री जी की पत्नी मेरे ख्याल से चुनाव लड़ रही है, मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है। तो ऐसी ढेर सारी सीटें हैं जहां पर सीधे सीधे तय होगा कि उस पार्टी की प्रतिष्ठा बचने वाली है या कुछ कम ज्यादा होने वाली है। हाँ, और कांग्रेस का भी काफी स्टेक पर है ना। देखिए, पंजाब 2 सीट है, कांग्रेस लड़ेगी। हिमाचल 2 सीट है, कांग्रेस लड़ेगी। उत्तराखंड 2 सीट है, कांग्रेस लड़ेगी। मध्य प्रदेश 1 सीट है, कांग्रेस लड़ेगी ही लड़ेगी। अब बंगाल और तमिलनाडु, मुख्यमंत्री की पत्नी है। हाँ, हिमाचल में तो मुख्यमंत्री जी की पत्नी लड़ रही है। वही में अब देखिए